नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम फिर से कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए जीव विज्ञान विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपन चर्चा करेंगे। और आज का जो वीडियो रहेगा वो बोर्ड परीक्षा 2026 को टारगेट करते हुए ये प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला है, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों के बारे में। तो इसमें जो भी प्रश्न दिए हैं वो आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो में अंत तक बने रहना है, जिससे आपकी तैयारी जो आपने अभी तक बायोलॉजी विषय का रिवीजन भी कर लिया होगा उसे और बेहतर बनाने के लिए ये क्वेश्चनों की श्रृंखला आपके लिए यहाँ पर उपस्थित है। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें जो बोर्ड की परीक्षा में इस बार बैठने वाले हैं, तो उनको इसका फायदा मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, आपके जो भी आगामी दिनों में जो बायोलॉजी का पेपर होने वाला है उससे पहले हम एक महामैराथन नाम से एक सीरीज और लेके आएंगे, जिसमें आपके सभी चैप्टर का एक ही दिन में रिवीजन करवा देंगे। ठीक है, तो उस क्लास के लिए आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, धान के जो अपन खेत में एजोला के साथ साहचर्य बनाने वाला नाइट्रोजन यौगिकीकरण, नाइट्रोजन फिक्सिंग है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो है एनाबीना। ठीक है, कौन है? एनाबीना। ये बीजीए है, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, और इसका काम क्या है? तो ये धान की जो फसल होती है उसमें ये नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलने का काम करते हैं, अर्थात नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ये आवश्यक होते हैं। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में, बायो फर्टिलाइजर के रूप में खेतों में किया जाता है, तो इसका आंसर होगा धान के खेत में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये इसमें नाइट्रोजन की पूर्ति करवाते रहते हैं, तो ये एक तरीके के बायो फर्टिलाइजर हैं, जैव उर्वरक हैं। ठीक है, वैज्ञानिक जिन्होंने पेनिसिलिन की खोज की और एंटीबायोटिक के रूप में पुष्टि करने पर उनको नोबेल प्राइज भी मिला। ठीक है, तो वैज्ञानिक के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नेस्ट चेन, हार्वर्ड फ्लोरे, 3 साइंटिस्ट के नाम हैं यहां पर। ठीक है, आपने पढ़ा होगा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक कवक, फंजाई कवक से प्राप्त की थी पेनिसिलिन। तो कवक का नाम क्या है? पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से जो एंटीबायोटिक प्राप्त हुई थी उसका नाम था पेनिसिलिन। इंपॉर्टेंट है और इस बार एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, अब यहां पूछा क्या जा रहा है, तो अगर आपसे ऐसे पूछे पेनिसिलिन को किसने खोजा, तो आपको आंसर देना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। लेकिन पेनिसिलिन को एंटीबायोटिक के रूप में इसकी पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक थे तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के साथ साथ अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे, इन्होंने भी काम किया था और इसके एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी दी। इसका मतलब ये तीनों सही हैं, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, गोबर गैस संयंत्र में काम आने वाले जीवाणु का नाम, वो जीवाणु जो मीथेन का प्रोडक्शन करवाता हो उसे मीथेनोजन कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? मीथेनोजन कहते हैं, जो रूमिनेंट पशुओं के रूमेन चेम्बर में भी पाए जाते हैं, सेलुलोज का पाचन करते हैं, अवायवीय एनारोबिक कंडीशन में ये सर्वाइव करते हैं और ये मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं। और जो मीथेन है वो बायोगैस का मुख्य घटक होती है। ठीक है, तो आपसे ऐसे भी पूछा जाता है बायोगैस के मुख्य घटक को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर आएगा मीथेन। ठीक है,
और मीथेन बनाने वाला बैक्टीरिया मीथेनोजन CH4, ये मीथेन है, ठीक है। ये बायोगैस या फिर गोबर गैस इसका मुख्य घटक है। बायोगैस और गोबर गैस है ना, इसका मुख्य घटक है। तो गोबर गैस, जिसे कि हम बायोगैस के नाम से भी जानते हैं, इसमें सबसे ज्यादा किसकी मात्रा पाई जाती है? तो आपका आंसर क्या आएगा? मीथेन। क्या आंसर आएगा? मीथेन। सबसे ज्यादा पाया जाता है मीथेन, ठीक है। जीवन के खिलाफ, जीवन के खिलाफ ये किससे संबंधित है? तो ये प्रतिजैविक से संबंधित है। एंटीबायोटिक्स, एंटी माने खिलाफ, बायो माने जीवन, तो जीवन के खिलाफ। लेकिन हमारे नहीं, सूक्ष्म जीवों के जीवन के खिलाफ काम में आने वाली जो मेडिसिन है वो एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। ये सूक्ष्म जीवों को मारती है, सूक्ष्म जीव। और सर्वप्रथम खोजी गई प्रतिजैविक औषधि का नाम क्या था? तो अभी अपन ने पढ़ा था, अभी क्या पढ़ा रहे थे अपन? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम नोटेटम, नोटेटम से प्राप्त पेनिसिलिन, पेनिसिलिन सबसे पहले खोजी गई एंटीबायोटिक्स थी। खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म जैव उर्वरक का है? बायो फर्टिलाइजर, तो एजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी, नोस्टॉक, लेग्यूम। देखिए लेग्यूम तो इसमें मटर कुल है, ये दाल कुल है, इसमें सारी दालें आती हैं, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। राइजोबियम तथा घास, देखो ये घास इसका ऑप्शन नहीं है, ठीक है। साल्मोनेला और इकोलाई, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। साल्मोनेला टाइफी जिससे टाइफाइड होता है, और इकोलाई जिसे अपन ज्यादातर बायोटेक्नोलॉजी के पर्पज से अपन यूज करते हैं, ये बैक्टीरिया है दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा एजोला और बीजीए, ठीक है। एजोला तथा बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा गलत है? कोलियोफार्मस से सिरका प्राप्त होता है, मीथेनोजन से गोबर गैस प्राप्त होती है, आप कहोगे कि ये तो सही है। ईस्ट से एथेनॉल प्राप्त होता है एनारोबिक कंडीशन में, ये भी सही है। स्यूडोमाइसिटीज से एंटीबायोटिक्स प्राप्त होती है, ये भी सही है। तो इसका जो पहला आंसर था, जो पहला ऑप्शन था, वो ही इसका गलत है, ठीक है। कोलियोफॉर्मस और सिरका ये गलत है, ठीक है। ये मैचिंग नहीं है, सही जोड़ा नहीं है। आगे देखें अगला प्रश्न। सीवेज में कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन होता है। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन होगा जो बाहित मल है, शहर से निकलने वाला जो नाले वाला जो जल है, बाहित मल जिसमें मलमूत्र शामिल होता है, उसको अपन क्या कर रहे हैं? उसे अपन शुद्ध कर रहे हैं। तो उसके दो स्टेप होते हैं, एक होता है प्राथमिक उपचार और एक होता है द्वितीयक उपचार। इनको तो हटाओ। प्राथमिक उपचार में हम क्या करते हैं? ऐसे अपन उसे छान लेते हैं, जिससे जो बड़े बड़े जितने भी उसमें अशुद्धियां मिली हुई है, कंकड़ पत्थर है, प्लास्टिक है, उस तरीके का जो भी है मटेरियल, उसको अपन अलग करते हैं। एक तरीके से उसे छान लिया जाता है, उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। यहां पर केवल फिजिकल प्रोसेस होती है, कोई भी केमिकल प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए जो प्राथमिक उपचार है, इसमें सूक्ष्म जीव इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद जो फिल्टर किया हुआ सीवेज है ना, बाहित मल है, उसका होता है द्वितीयक उपचार। और द्वितीयक उपचार में सूक्ष्म जीव इन्वॉल्व रहते हैं, इसीलिए ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। किस जीवाणु पर कार्य करते समय फ्लेमिंग को पेनिसिलिन की खोज का अवसर मिला था? तो वो था स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस नाम का बैक्टीरिया, इस पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कर रहे थे अपना एक्सपेरिमेंट। उस दौरान इनको मिला पेनिसिलिन, ठीक है। तो फ्लेमिंग को पेनिसिलिन की खोज का अवसर मिला था स्टेफाइलोकोकस पर कार्य करते समय। उपचारित सीवेज की बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी का पूरा नाम है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड,
तो बिना उपचार किए गए सीवेज की अपेक्षा, देखो जो भी बाहित मल है, जो सीवेज है, उसको उपचार नहीं किया गया है, जिसको उसका उपचार नहीं किया गया है, तो उसकी बीओडी कैसी होगी? तो उपचारित सीवेज की बीओडी बिना उपचारित किए गए सीवेज की अपेक्षा कैसी होगी? देखो बिना उपचार किया गया सीवेज है तो इसकी बीओडी तो होगी अधिक, इसकी बीओडी तो होती है अधिक, और जो उपचारित सीवेज होता है या उपचारित जो बाहित मल है, इसकी बीओडी होती है कम। अब आप आंसर निकाल लीजिए। तो उपचारित सीवेज की बीओडी कैसी होगी? कम होगी। इसका राइट आंसर होगा ये, कम होगी। प्रश्न को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करें। ओवर कॉन्फिडेंस में कभी कभी क्या होता है, अपन मारे जाते हैं और क्वेश्चन हो जाता है गलत। ठीक है, तो इसलिए आप प्रश्न को पहले तसल्ली से पढ़ लें। भारत में गोवंश के गोबर में बायोगैस उत्पादन की तकनीक प्रमुखतः किसके प्रयासों से विकसित की गई थी? मतलब बायोगैस का उत्पादन जो होता है उसके लिए हमें मतलब किसके प्रयासों से ऐसा संभव हो पाया था? तो आपको ऐसे ध्यान लगा लेना है। देखो गोवंश, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये सभी हैं, इनके गोबर में इनका जो मल होता है उसमें मीथेनोजन नाम के बैक्टीरिया मौजूद हैं। जितने भी सेलुलोज खाने वाले ये रूमिनेंट पशु हैं उनके अंदर। ठीक है, तो होता क्या है, तो देखिए आप ऐसे ही पता लगा लो गोवंश, तो इसमें क्या है, कृषि से संबंधित ही रहता है, क्योंकि कृषि उत्पादन को ये खाते हैं, निर्भर रहते हैं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसके प्रयासों से ऐसा संभव हो पाया था। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक यहाँ पर इनके एमसीक्यूज के बारे में अपन ने यहाँ पर चर्चा कर ली है। ठीक है, तो आप फटाफट से वीडियो को पॉज करें और इनको नोट डाउन कर लें। ठीक है, चलो अब अपन फिल इन द ब्लैंक्स की चर्चा कर लेते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहला है पेनिसिलियम नाम की जो एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ठीक है, एथेनॉल के औद्योगिक स्तर पर उत्पादन के लिए ईस्ट का उपयोग करते हैं, और ईस्ट को अपन सैकेरोमाइसीज, याद कर लेना, सैकेरोमाइसीज सेरिविसी, सेरिवसी के नाम से भी जानते हैं। ईस्ट या सैकेरोमाइसीस सेरिवसी ये एक कोशिकीय कवक है, यूनिसेलुलर फंजाई है। ठीक है, स्विस पनीर, स्विस पनीर में जो बड़े बड़े छिद्र होते हैं ये प्रोपियोनी बैक्टीरियम नाम के बैक्टीरिया द्वारा बड़ी मात्रा में CO2 मुक्त किए जाने के कारण ऐसा हो जाता है। जो स्विस पनीर होता है, स्पेशल टाइप का जो पनीर है, इसको प्रोपियोनी बैक्टीरियम के द्वारा उसमें CO2 का जो उत्पादन हो रहा है, अधिक मात्रा में CO2 बनने की वजह से उसमें बड़े बड़े छिद्र हो जाते हैं। तो वो छिद्र हो रहे हैं किसकी वजह से? प्रोपियोनी बैक्टीरियम के द्वारा। अगला है सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर से तथा एसिटिक एसिड एस्परजिलस एसिटाई, एसिटोबैक्टर एसिटाई से इनका उत्पादन किया जाता है। वैक्यूलो वायरस कीटों एवं संधिपातों पर हमला कर इन्हें मार देते हैं। वैक्यूलो वायरस एक्चुअल में ये क्या है? ये एक प्रकार का जैव नियंत्रण है। ठीक है, एक प्रकार का क्या है ये सॉरी जैव नियंत्रण। तो देखिए पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से एथेनॉल का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन करना हो तो सैकेरोमाइसिस सेरिविसी या फिर ईस्ट से जो कि यूनिसेल्युलर फंजाई है। स्विस पनीर में जो बड़े बड़े छिद्र होते हैं वो प्रोपियोनी बैक्टीरियम के द्वारा होते हैं। सिट्रिक एसिड का उत्पादन होता है एस्परजिलस नाइगर से, और एसिटिक एसिड का उत्पादन होता है एसिटोबैक्टर एसिटाई से। वैक्यूलो जो वायरस है वो जैव नियंत्रण का एक उदाहरण पेश करते हैं। ठीक है, तो ये बायो कंट्रोलर है एक तरीके के। अगला है एजेटोबैक्टर, एक जीवाणु है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करता है, मतलब इसका फिक्सेशन करता है, और मृदा में, सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा को ये बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये कैसा है? स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्त्रीकारी है। ठीक है, बायोगैस के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? तो यहां पर इसका नाम आएगा मीथेनोजन। मीथेनोजन जीवाणु रूमिनेंट पशुओं के रूमिनेंट चेंबर में पाए जाते हैं, गोबर में पाए जाते हैं। तो गोबर में से जो स्मेल आती है वो मीथेन की होती है, मीथेन को बनाता है ये जीवाणु, इसीलिए इसका नाम रखा मीथेनोजन। ठीक है,
देखिए अति लघुत्तरात्मक, ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, ठीक है। उर्णक किसे कहते हैं? तो देखिए वाहित मल का अपन उपचार करते हैं ना, वाहित मल का उपचार, वाहित मल का उपचार, तो वाहित मल का जब उपचार करते हैं वहां पर ये उर्णक बनता है, वाहित मल का उपचार करते हैं वहां पर ये उर्णक बनता है, ठीक है। तो जीवाणुओं व कवक तंतुओं द्वारा बने जाली नुमा झुंड को या समूह को उर्णक कहते हैं। जीवाणु और कवक के द्वारा जो जाल नुमा संरचना बनाई जाती है उसी को उर्णक कहते हैं। वाहित मल का उपचार सीवेज ट्रीटमेंट के दौरान ये बनता है, ठीक है। एफिडो और मच्छरों को नियंत्रित करने वाले कीटों के नाम लिखिए, ठीक है। तो देखिए भृंग जो बीटल, एफिड्स को, तथा व्याध पतंग जिसे कहते हैं ड्रैगन फ्लाई, ये मच्छरों को नियंत्रित करता है, ठीक है। बीटल, एफिड्स को और व्याध पतंग जिसे कि अपन ड्रैगन फ्लाई कहते हैं, ये मच्छरों को कंट्रोल करता है। बायोगैस में पाई जाने वाली प्रमुख गैसें कौन सी हैं? तो इसका मुख्य घटक मेन कंपोनेंट होता है मीथेन। इसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड 25 से 35% और हाइड्रोजन 1 से 5% पाई जाती है, ठीक है। बायोगैस का ये कंपोजिशन है, या फिर गोबर गैस का। पनीर तथा योगर्ट किस प्रक्रिया से बनते हैं? तो आपको याद रखना है ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस से बनते हैं, किण्वन की प्रक्रिया से बनते हैं, ठीक है। लैक्टिक एसिड जीवाणु जिसे LAB शॉर्टकट में कहते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये उचित ताप पर दूध को दही में बदल देने के फलस्वरूप उसकी पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, क्योंकि दही में ये विटामिन B12 की मात्रा को ये बढ़ा देते हैं। साइनोकोबाल एमीन, B12 का नाम है साइनोकोबाल एमीन, ठीक है। तो B12 की मात्रा बढ़ गई है, दही ज्यादा पौष्टिक हो गया है क्योंकि उसमें भी विटामिन B12 का घटक बढ़ गया है, इसीलिए वो ज्यादा पौष्टिक है। और दूध को दही में बदलने वाले बैक्टीरिया का नाम लैक्टोबैसिलस होता है, ठीक है। ये भी एक किण्वन क्रिया द्वारा बनता है। दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया का नाम पूछा गया है, और दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु की 2 लाभदायक भूमिका बताइए। तो दूध को दही में बदलने वाला लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नाम का जीवाणु होता है, जिसे LAB के नाम से जानते हैं। दूसरा, दही में विटामिन B12 की मात्रा बढ़ा देता है ये, और सूक्ष्म जीवों द्वारा हमारे पेट में होने वाले रोगों को भी ये रोकता है, ठीक है। अब देखिए स्विस पनीर में बड़े बड़े छिद्र का कारण क्या है? तो प्रोपियोनिबैक्टीरियम सार्मेनाई, प्रोपियोनिबैक्टीरियम सार्मेनाई नामक जीवाणु द्वारा बड़ी मात्रा में CO2 का उत्पादन किया जाता है, और जब CO2 बाहर निकलती है तो छिद्र बन जाते हैं उस दही में, सॉरी उस पनीर में। इसीलिए उस CO2 के निकलने से पनीर में जो बड़े बड़े छिद्र बने थे प्रोपियोनिबैक्टीरियम नाम के बैक्टीरिया की वजह से, इसीलिए उस स्विस पनीर में बड़े बड़े छिद्र बने, तो CO2 के कारण बने, ये याद रखना है। जेनेटिक इंजीनियरिंग आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा रूपांतरित जीवाणु उत्पादन का नाम लिखिए जिसका उपयोग हृदयघात, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे, अग्रमायोकार्डियल इन्फेक्शन से गुजरने वाले जो रोगी हैं कि रक्त वाहिकाओं में थक्का स्फोटन के रूप में काम में आता है। देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन आपको तो सीधा मेन पॉइंट पकड़ना है। वो मेन पॉइंट क्या है? रक्त वाहिकाओं में से थक्का हटाने वाला या थक्का स्फोटन, तो आपको तो रक्त का थक्का हटाने वाला या थक्का स्फोटन ये शब्द याद रखना है। क्वेश्चन कितना भी लंबा चौड़ा हो तो आपका आंसर क्या आएगा? स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्या नाम आएगा? स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से बनाया जाने वाला एंजाइम स्ट्रेप्टोकाइनेज ब्लड क्लॉट को हटा देता है, थक्का को हटा देता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद कर लो इन्हें, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन छूटा स्कोर कम, इसलिए हर एक क्वेश्चन को आपको बारीकी से याद करना है और समझना है, ठीक है। और मैं आपको क्वेश्चनों के साथ साथ व्याख्यात्मक हल भी देने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप प्लीज धैर्य बनाए रखें और वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखें। आपके सारे चैप्टर करा दिए जाएंगे आपके एग्जाम तक, ठीक है। तो संदीपनी क्लासेस को सब्सक्राइब करके तो रख सकते हो, फ्री की बात है, कोई पैसा तो लगता नहीं है, और हम आपके लिए मेहनत करते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है कि आप हमें अपना सपोर्ट दिखाते हो, ठीक है।
जैव वैज्ञानिक नियंत्रण के तहत कौन सी कवक का उपयोग पादप रोग के उपचार में किया जाता है? ठीक है। और दूसरा, बाजार में खरीदा गया बोतल वाला फलों का रस घर पर बनाए हुए रस की तुलना में अधिक साफ क्यों दिखता है? दो चीजें हैं, पैक्ड जो जूस अपन लाते हैं वो क्लीन दिखता है, घर पे बनाते हैं वो उतना क्लीन नहीं लगता। ठीक है। तो देखिए, जैव वैज्ञानिक नियंत्रण के तहत कौन सा जो कवक का उपयोग पादप रोग के उपचार में किया जाता है? ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा कवक का उपयोग पादप रोग के लिए किया जाता है, पादप रोग के उपचार में किया जाता है। और बाजार से जो बोतल बंद जूस अपन लाते हैं वो बहुत अच्छा और क्लीन लग रहा है, इसका मतलब उसमें पेक्टिनेजेज और प्रोटीएजेज एंजाइम का प्रयोग किया गया है। और घरों पर जो अपन जूस बनाते हैं उसमें ये एंजाइम अपन नहीं डालते हैं, इसीलिए वो ज्यादा अच्छे दिखने में ज्यादा अच्छे नहीं लगते, लेकिन बोतल बंद होते हैं वो साफ दिखते हैं। तो वो पेक्टिनेजेज और प्रोटीएजेज इन एंजाइम की वजह से ऐसा होता है। ठीक है। सबसे पहले प्रतिजैविक का नाम था वही पेनिसिलिन। ठीक है। खोजकर्ता थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बार बार आ रहा है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है, मैंने आपको पहले बता दिया। वेकर ईस्ट और ब्रीवर्स ईस्ट किसे कहते हैं? तो सेकेरोमाइसीस सेरिविसी, इसी को बेकर ईस्ट या ब्रीवर्स ईस्ट कहते हैं। एथेनॉल का उत्पादन ये करती है, ब्रेड बनाने में, बेकरी उद्योग में भी काम आती है। ठीक है। कीटों व संधिपादों, कीटों व संधिपादों मतलब आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर हैं, इनको नियंत्रित करने के लिए कौन सा विषाणु काम में लिया जाता है या उपयुक्त है? तो इसका नाम है वैक्यूलोवायरेसिस। विषाणु का नाम क्या है? वैक्यूलोवायरेसिस। वैक्यूलोवायरेसिस, दो चार बार नाम बोलोगे याद हो जाते हैं। ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा के जो सदस्य हैं, कीट और संधिपाद, जॉइंटेड जिनके पैर हैं, उनको मारने के लिए वैक्यूलोवायरेसिस नाम का विषाणु काम करता है। और ये जिस जीनस के अंतर्गत आता है उसे कहते हैं न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। वैक्यूलोवायरेसिस किस वंश का है? न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। तो आप फटाफट से इन सभी प्रश्नों को अपने रजिस्टर में वन लाइनर के रूप में उतार लें और परीक्षा से एक दिन पहले इसको फटाफट से रिवाइज कर लें, जिससे आपका स्कोर बहुत अच्छा हो सके। अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करने वाले दो मुक्त जीवाणु, मतलब ये एरोबिक बैक्टीरिया हैं। तो एरोबिक इसमें आते हैं, देखिए, एजोस्पाइरिलियम और एजेटोबैक्टर। ठीक है। एजोस्पाइरिलियम, एजेटोबैक्टर, ये याद रखने हैं आपको। ये मुक्त जीवाणु हैं, वायवीय जीवाणु हैं ये। और अगर अवायवीय जीवाणु पूछा जाए तो क्लोस्ट्रीडियम आपको याद रखना है। क्लोस्ट्रीडियम, ये याद रखना है आपको, क्लोस्ट्रीडियम। तो क्लोस्ट्रीडियम कैसा है? ये अवायवीय है, अवायवीय जीवाणु। जबकि एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलियम, ये आपके कौन से जीवाणु हैं? तो ये वायवीय हैं। उन साइनो जीवाणुओं का नाम लिखिए, उन साइनो बैक्टीरिया का नाम लिखिए जिन्हें बायो फर्टिलाइजर के रूप में काम में लिया जाता है। तो ऐसे साइनो बैक्टीरिया में आते हैं आपके नोस्टॉक, एनाबीना, ओसिलोटेरिया। ये आपके वीजीए हैं जो जैव उर्वरक का काम करते हैं। नोस्टॉक, एनाबीना, ओसिलोटेरिया। ठीक है। आगे देखिए, अब ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है। तो बाहित मल किसे कहते हैं? इसकी बीओडी किस प्रकार प्रभावित होती है? इसके भौतिक व जैविक उपचार को समझाइए। देखिए, वही कंफ्यूजन करने वाली बात है। भौतिक उपचार होता है प्राथमिक उपचार, प्राथमिक उपचार, और जैविक उपचार का मतलब है द्वितीय उपचार, द्वितीयक उपचार। ठीक है। प्राथमिक उपचार एक भौतिक प्रक्रिया है, जबकि द्वितीयक उपचार एक जैविक प्रक्रिया है। ठीक है। जैविक प्रक्रिया है जिसमें बीओडी को कम किया जाता है। देखिए, बीओडी जितनी ज्यादा होगी वो पानी उतना ही दूषित होगा, बीओडी जितनी कम होगी वो पानी उतना ही कम दूषित होगा। तो आपको एक तो बीओडी पर ये फोकस करना है। प्राथमिक उपचार को ही हम भौतिक उपचार कहते हैं,
फिजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, और बायोटिक ट्रीटमेंट या जैविक उपचार द्वितीयक उपचार को कहते हैं, जिसमें सूक्ष्म जीव इन्वॉल्व होंगे। प्राथमिक उपचार में सूक्ष्म जीव इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है। प्रतिदिन नगर एवं शहरों से व्यर्थ जल की अधिक मात्रा निकलती है। इस व्यर्थ जल का मुख्य घटक मनुष्य का मलमूत्र होता है। नगर एवं शहरों से निकले इस व्यर्थ जल को वाहित मल या सीवेज कहते हैं। वाहित मल या सीवेज कहते हैं। ठीक है। बीओडी पर प्रभाव। प्रदूषित जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग, मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी अधिक होती है प्रदूषित जल में, ध्यान रखना। लेकिन जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन किया जाता है, जिससे बहिस्राव का जो बीओडी है वो कम हो जाता है। ठीक है। और बीओडी ऑक्सीजन की उस मात्रा को दर्शाता है जो जीवाणुओं द्वारा 1 लीटर जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को कम करके उन्हें ऑक्सीकृत करता है। बाहित मल का उपचार बीओडी के घटने तक निरंतर किया जाता है। अब कैसे करते हैं उपचार, तो देखिए, वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ भी सकते हो, याद कर सकते हो। मैं थोड़ा सा स्पीडली चलूंगा क्योंकि मुझे और भी चैप्टर कराने हैं और टाइम भी अब बहुत कम है। शायद 24 फरवरी का मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा देंगे, तो शायद 24 फरवरी का उनका एग्जाम है। वहां तक मुझे एक मैराथन भी देनी है और बाकी के चैप्टर भी कराने हैं, तो थोड़ा अपन स्पीड से चलेंगे। ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इन्हें लिख भी सकते हो। बाहित मल उपचार जब अपन करते हैं तो देखिए, सीवेज का जो पानी है, इसे जल स्रोत में अगर हमें विसर्जन करना हो तो उससे पहले इसका संयंत्रों में परपोषित सूक्ष्म जीवों द्वारा उपचार करके इसे प्रदूषण रहित बनाया जाता है। ये परपोषित सूक्ष्म जीव प्राकृतिक रूप से बाहित मल में वास करते हैं। यह उपचार निम्नलिखित 2 चरणों में होता है। एक भौतिक उपचार है, जिसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं अपन, बाहित मल में से बड़े छोटे कणों को निश्यंद किया जाता है, मतलब उन्हें छान दिया जाता है। अब अवसादन किया जाता है। सभी ठोस पदार्थ जो नीचे बैठ जाते हैं वे प्राथमिक आपंक कहलाते हैं। जितने भी ठोस पदार्थ हैं जो पानी में नीचे बैठ गए हैं प्राथमिक आपंक कहलाते हैं, जबकि प्लावी बहिस्राव होता है। ठीक है। बहिस्राव के प्राथमिक निस्यंदन टैंक से द्वितीयक उपचार के लिए उसे दूसरे टैंक में अपन भेज देते हैं जहां सूक्ष्म जीवों की क्रिया होनी है। तो जो प्राथमिक बहिस्राव को वायवीय टैंकों में से गुजारते हैं, जहां लगातार यांत्रिक रूप से इनको हिलाते रहते हैं और वायु को इसमें पंप करते रहते हैं। वायवीय टैंकों में जीवाणु तेजी से गुणन करते हैं तथा कवकीय तंतुओं से जुड़े जीवाणुओं की एक जालीनुमा संरचना बनाते हैं। ठीक है, जिसे कि फ्लोक्स या उर्णक कहते हैं। जीवाणु अनेक कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करने में सक्षम होते हैं, जबकि शैवाल इन अपघटकों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति कराते रहते हैं। ठीक है। वाहित मल या व्यर्थ जल की बीओडी जब पर्याप्त मात्रा में घट जाती है तब बहिस्राव को निःसादन में भेज देते हैं, जहां जीवाणुओं की अधिक उपस्थिति या झुंड उसे अवसाद में बदल देते हैं। यह अवसाद सक्रिय आपंक कहलाता है। सक्रिय आपंक के थोड़े से भाग को निवेश द्रव्य की भांति वायवीय टैंक में पुनः भेज देते हैं। जैसे हम घर में दही जमाते हैं तो अगले दिन के लिए जो हमें दही जमाना है तो थोड़ी सी मात्रा दही की निकाल के रख लेते हैं। इसी तरीके से इसमें भी थोड़ा सा अपंक है उसे निकाल के रख लेते हैं, जो अगली बार वायवीय टैंक में भेज देते हैं जहां ये काम आता है। ठीक है। आपंक का शेष मुख्य भाग बड़े टैंक में पंप द्वारा प्रवाहित किया जाता है। इस बड़े टैंक को अब अवायवीय आपंक संपाचित्र कहते हैं, जहां जीवाणुओं की अन्य किस्में वृद्धि करती हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वृद्धि करती हैं। अतः ये अवायवीय जीवाणु होते हैं, जैसे कि मीथेनोजन। ये जीवाणु समस्त कार्बनिक पदार्थों को पचाकर बायोगैस का निर्माण करते हैं। इसका उपयोग ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। द्वितीयक उपचार संयंत्र में बहिस्राव को सामान्यतः जल के प्राकृतिक स्रोत जैसे नदी, झरने आदि में इनको फिर पानी को छोड़ दिया जाता है। तो एक प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं और प्राइमरी ट्रीटमेंट में पानी में से बड़े बड़े जितने भी प्लास्टिक, कंकड़, पत्थर जो भी हैं उनको अलग कर लेते हैं। द्वितीयक उपचार करते हैं। पहले वायवीय टैंक में उसे भेजा जाता है, वहां से उपचार के बाद उसे अवायवीय टैंक में भेजा जाता है। अवायवीय टैंक से उपचार होने के बाद उस पानी को कहाँ भेज देते हैं अपन, जल स्रोत में छोड़ देते हैं
और जब ऐसा करते हैं तब तक उसकी बीओडी घटकर बहुत कम आ जाती है, अर्थात वो जल अब प्रदूषित उतना नहीं रहा जितना कि वो बहुत पहले था। जैव नियंत्रण के रूप में सूक्ष्म जीवों की भूमिका क्या है, तो ये क्वेश्चन है, तो आप इसे देख लीजिए। रासायनिक पीड़कनाशी के दुष्प्रभाव क्या है, पीड़क व रोगों का जैव नियंत्रण कैसे करते हैं और रासायनिक पीड़कनाशी के दुष्प्रभाव। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है इससे संबंधित उत्तर आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये जो लेंदी क्वेश्चन है, निबंधात्मक क्वेश्चन है, इनको आप एक बार इसी तरीके से बस पढ़ लें, और क्योंकि आपने तैयारी तो अपनी कर ही रखी है, थोड़ा सा बस एक बार आपको इन पर फोकस और करना है। ठीक है, ये देखिए बायोगैस का संयंत्र है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भैया, इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, देखिए CH4 यहां दिख रहा है, मीथेन CO2H2, हाइड्रोजन गैस भी होती है, मुख्य घटक तो इसका मीथेन होता है बायोगैस का। यहां से देखिए गोबर को और जल को इसमें भेजते हैं, और ये यहां गया, यहां इसके अंदर ये गोबर के अंदर मीथेनोजन बैक्टीरिया है, वो अवायवीय श्वसन के द्वारा मीथेन का प्रोडक्शन करता है। जैसे जैसे इसमें गैस बनती है, ये होल्डर जो आपको ऊपर दिख रहा है ये ऊपर की तरफ उठ जाता है, यहां से इस गैस को अपन घरों में अपने उपयोग में ले लेते हैं। कुछ दिनों बाद जब गैस बनना कम हो जाता है, तब इसमें से जो गोबर है इसको बाहर निकाल लेते हैं, और ये जो स्लज के रूप में जो गोबर बाहर निकला है इसे खेतों में अपन खाद के रूप में काम में ले लेते हैं, और इधर से नया गोबर डालते रहते हैं, और इधर से स्लज वाले गोबर को बाहर निकालते हैं, जिसे अपन खाद के रूप में भी काम में ले लेते हैं। और ये जो बायोगैस है इस पाइपलाइन के थ्रू अपन अपने काम में ले लेते हैं। तो ये बायोगैस का चित्र है, संयंत्र है, इसको आप अच्छे से याद कर लें क्योंकि परीक्षा में ये पूछा जाता है। ठीक है, राइजोबियम जीवाणु को आप याद रखेंगे, यह सहजीवी जीवाणु है, मटर कुल या लेग्यूमिनेशी कुल के पौधों की जड़ों में यह पाया जाता है, यह नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करता है। ठीक है, अगला है मुक्तजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, ये मृदा में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, जैसे नाइट्रोबैक्टर, एजेटोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, एजोस्पाइरिलियम, ये मुक्तजीवी हैं। माइकोराइजा क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो याद कर ले। कवक तथा उच्च वर्गीय पौधों की जड़ों के बीच का जो सहजीवन होता है इसे माइकोराइजा या कवक मूल कहते हैं। ठीक है, माइकोराइजा या कवक मूल कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर ले। बाह्य माइकोराइजा, यह अधिचर्म के बाहर मूल के चारों ओर पाया जाता है, परंतु अधिचर्म के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है, इसीलिए इसे बाह्य माइकोराइजा कहते हैं। अंतः माइकोराइजा, यह अधिचर्म के अंदर की ओर बलकुट तक प्रवेश कर जाता है, परंतु एंडोडर्मिस के बाहर तक सीमित रहता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, अंतः माइकोराइजा कहते हैं। और दोनों ही प्रकार के जो माइकोराइजा है ये फास्फोरस व अन्य पोषक तत्वों को मृदा से अवशोषित कर पादप को उपलब्ध करा देते हैं, क्योंकि ये उसकी जड़ों के साथ रहते हैं, तो इसे पादपों द्वारा बनाया बना भोजन और रहने के लिए जगह मिल जाती है। तो इस प्रकार का सहजीवन जिसमें दोनों को लाभ होता है, दोनों को लाभ होता है, उसे कहते हैं सहजीवन, और ये माइकोराइजा में पाया जाता है, और एक लाइकेन में भी इस तरीके का सहजीवन देखने को मिलता है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया जिन्हें कि हम बीजीए या नीलहरित शैवाल कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखने हैं नोस्टॉक, ओसिलोटेरिया, एनाबीना, ये बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर मृदा की उर्वरता, फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। धान के खेत से भरे पानी में तेजी से ये वृद्धि कर नाइट्रोजन को स्थिरीकरण मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। ठीक है, फॉस्फेट जीवाणु, तो कुछ जीवाणु जैसे बैसिलस मेगाथीरियम, फॉस्फेटिकम, बैसिलस मेगाथीरियम, सुडोमोनास, बैसिलस मेगाथीरियम, माइक्रोकोकस, ये फॉस्फेट वाले जीवाणु हैं, फॉस्फेट बैक्टीरिया हैं। ठीक है, किण्वन पेय उत्पाद में सूक्ष्म जीवों के उपयोग को उदाहरण से समझाइए, तो इसमें आपको ब्रीवर्स ईस्ट यानी सेटेरोमाइसिस सेरेविसी ईस्ट, यूनिसेल्युलर फंजाई आपको ये याद रखनी है। ठीक है, तो इससे आपको किण्वित पेय उत्पाद मतलब एल्कोहल, शराब, तो ब्रांडी, विस्की, रम आदि ये बनाने के ये काम आते हैं। ठीक है, लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की जड़ों पर स्थित ग्रंथियों को नष्ट कर दिया जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लेग्यूमिनेसी पादप की जड़ों पर स्थित ग्रंथियों को अगर नष्ट कर दिया जाए तो पादप पर क्या प्रभाव होगा भैया, अगर ग्रंथि हट जाएंगी तो राइजोबियम जीवाणु तो इन ग्रंथियों के अंदर ही रहता है, तो वो जीवाणु नहीं रहेगा, और जब जीवाणु नहीं रहेगा तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का ये फिक्सेशन नहीं कर पाएगा,
तो पौधे में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, सीधी सीधी बात है। तो देखिए, लेग्यूमिनस पादपों की जड़ों पर स्थित ग्रंथियां नष्ट कर दी जाएं तो पादप की पोषक पदार्थों की कमी हो जाएगी, क्योंकि ग्रंथियों में राइजोबियम नाम का सहजीवी जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर कार्बनिक रूप पोषकों में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलाक्रांत खेतों में नोस्टॉक एवं एनाबीना जैसे शैवालों की आबादी अधिक हो जाती है। जलाक्रांत ऐसे खेत जिसमें पानी भरा हुआ है, तो वही धान की खेती, नोस्टॉक एनाबीना जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, वो नाइट्रोजन की पूर्ति करवाएंगे ये इधर। एक पादप की कवक मूल से कवक को हटा दिया जाए तो पादप की कौन सी क्रिया प्रभावित होगी? कवक मूल मतलब माइकोराइजा। ठीक है, तो वही देखिए, पादपों को मृदा से फास्फोरस नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमने किसको हटा दिया? कवक को हटा दिया। कवक ही पादप को मृदा से फास्फोरस अवशोषित करके उपलब्ध कराता है। पादपों में मूल बातोड़ रोग जनकों के प्रति प्रतिरोधकता, लवणता व सूखे के प्रति सहनशीलता तथा वृद्धि व विकास में कमी आ जाती है, क्योंकि कवक मूल इन सभी क्रियाओं को संपादित करता है। तो याद कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जैव उर्वरक किस प्रकार मृदा की उर्वरकता बढ़ाते हैं? तो जैव उर्वरक एक प्रकार की जीव है जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। जैव उर्वरकों के मुख्य स्रोत जीवाणु, कवक तथा साइनोबैक्टीरिया होते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों के आंसर अपने एक बार वीडियो पॉज करते जाएं और देखते जाएं। निम्न जैव सक्रिय अणुओं के प्राप्ति, स्रोत व उपयोग लिखने हैं, जैसे साइक्लोस्पोरिन ए और स्टैटिन, ये दोनों की बात हो रही है। तो साइक्लोस्पोरिन ए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम कवक से अंग प्रत्यारोपण में प्रतिरक्षा निरोधक इम्यूनोसप्रेसिव के रूप में उपयोग किया जाता है। साइक्लोस्पोरिन ए का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैटिन मोनोस्कस परप्यूरियस ईस्ट से उत्पन्न होता है और ब्लड कोलेस्ट्रॉल को यह कम करता है, स्टैटिन। ठीक है, इम्यूनो प्रतिरक्षा निरोधक इम्यूनोसप्रेसिव साइक्लोस्पोरिन ए और स्टैटिन ये मोनोस्कस परप्यूरियस ईस्ट से प्राप्त किया जाता है और ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है जो परीक्षा में इनके आने की संभावना है। सारे प्रश्नों को आप भली भांति नोट डाउन करके और इनको प्रिपेयर कर लें, क्योंकि 24 तारीख को आपकी ये परीक्षा होने वाली है। मिशन शेखावाटी के तहत ये प्रश्न तैयार किए गए थे जिन पर आज हमने चर्चा की है। अगले वीडियो में हम इससे आगे के अध्यायों के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो आप संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यकीन मानिए, कंटेंट अगर आपने ये याद कर लिया, सारे वीडियोस देख लिए चैप्टर नंबर 1 से लेके लास्ट तक, तो आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। क्योंकि ये जो वीडियो बन रहे हैं ये लगभग 40 मिनट तक के वीडियो हैं, जिसमें हमने पूरे चैप्टर को कवर अप किया है। तो बस आज के लिए इतना ही, और संदीपनी क्लासेस से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।